नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क में। दोस्तों आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें जितने भी पॉइंट हैं उनका अध्ययन करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। तो यदि आपका एग्ज़ाम कोई नज़दीक है और आप लोग बहुत जल्दी अपना क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। वैसे हम लोग घटना चक्र सीरीज मैंने चला रखी है इसी चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल पे उन सीरीज़ का भी अध्ययन कर सकते हो आप, जो कि पूर्व में दी गई है, ठीक है। वैसे और वो कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, ठीक है। लगभग 26 वीडियोस के 27 वीडियोस के डाल दिए हैं, तो वो कंटिन्यू आगे को बढ़ती रहेगी घटना चक्र, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और उसके माध्यम से उसका डिटेल भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा सबसे पहला है ब्रह्मांड, ठीक। तो सामान्य अवधारणा है ब्रह्मांड के बारे में। तो पहला फैक्ट है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। तो किससे है महाविस्फोटक सिद्धांत? तो ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ठीक। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमैत्रे ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, कौन से गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है? मंदाकिनी या आकाशगंगा, या उसी को दुग्ध मेखला इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। क्या कहलाता है? एक कॉस्मिक ईयर, ठीक है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने पर सूर्य को समय लगता है कितना? लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है, क्या होता है? स्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, और ताप के कारण दोस्तों जो तारे होते हैं उनका रंग, उसमें रंग दिखता है, यानी कि ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा ताप है तो उसमें ज़्यादा वो डार्क दिखेगा, कम ताप है तो उसमें कम डार्क दिखता है तारा, ठीक है। तो तारा जो उसका रंग सूचक है ताप का। चलिए, वह सीमा जिसके बाहर से तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको कौन सी सीमा बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है कृष्ण विवर, कृष्ण छिद्र, जिसको ब्लैक होल कहा जाता है इंग्लिश में। सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? कृष्ण छिद्र को प्रतिपादित किया था दोस्तों एस चंद्रशेखर ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन है और दूसरा कारण है। तो कथन क्या है? कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। दोस्तों क्या ये कथन सही है? बिल्कुल ठीक है ये, ठीक। अब कारण क्या है? कारण है कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि कथन और कारण यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, कृष्ण छिद्र यानी कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है बहुत उच्च घनत्व, ठीक है। सुपरनोवा है, एक मृतपाय तारा है, और अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो 88 है, कहीं कहीं पे दोस्तों ये 89 भी है, तो इसको इंश्योर कर लीजिएगा आप। तो 88 कहीं कहीं पे 89 है, ठीक। तो फिलहाल हम 88 ही याद कर लेंगे। पल्सर, कृष्ण विवर, क्लासर और भंगुर तारा आदि है, ये क्या है? एक खगोलीय वस्तुएं हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर, ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है, ध्यान रखेंगे। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या है? तो तारे का नाम था बिटलग्यूस, ध्यान रखेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसकी, डेंसिटी किसकी है? पृथ्वी की, 5.5, ठीक। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश स्याही जैसा काला, और तारे टिमटिमाते नहीं दिखाई देते।
चलिए, पृथ्वी के संगठक में मुख्य तत्व किसका है? तो पृथ्वी के संगठक में कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला है लोहा 35% होता है, उसके बाद दूसरा है ऑक्सीजन 30% और इसके बाद सिलिकॉन 15%। प्रकाश वर्ष की इकाई है, तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। तारे के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। यदि एक प्रक्षेपक तारों को क्षितिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है तो विषुवत रेखा पर। फिर से पढ़ लेते हैं हम। यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है तो विषुवत रेखा पे। ठीक, चलिए, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि जो तारामंडल है वो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ध्रुव तारा है। नेक्स्ट टॉपिक है सौरमंडल। चलिए, सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल किसका भाग नहीं है? निहारिका। तो निहारिका दोस्तों सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका नहीं है, 9 से नहीं है सौरमंडल का भाग, निहारिका। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कोपरनिकस ने। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है बोला था, और पृथ्वी उसका क्या करती है? पृथ्वी और अन्य ग्रह दोस्तों उसके परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसा बोला था कोपरनिकस ने। दोस्तों उससे पहले जब एक विद्वान थे जिनका अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, जिनने बोला था कि जो हाँ ये इसको बोला था दोस्तों टालमी ने। ठीक है, टालमी ने बोला था कि पृथ्वी केंद्र में है और अन्य ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ऐसा बोला था टालमी ने, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन कोपरनिकस ने क्या बोला? कोपरनिकस ने बोला कि पृथ्वी परिक्रमा करती है सौरमंडल की, सूर्य और सौर्य जो। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, तो टालमी जो थे, टालमी ने बोला कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ और ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक, उसके बाद ये सबसे पहले ये सिद्धांत दिया था टालमी जी ने। उसके बाद केपलर ने क्या बोला? पृथ्वी केंद्र पे नहीं बल्कि सूर्य केंद्र पे है, सन केंद्र पे, उसके चारों तरफ और ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसा बोला था केपलर जी ने। ठीक है, तो ग्रह की गति के नियमों का जो सिद्धांत दिया था वो केपलर महोदय ने दिया था। और टालमी ने क्या बोला था? टालमी ने बोला था कि सूर्य केंद्र पे नहीं बल्कि पृथ्वी केंद्र पे है, तो अन्य ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये सिद्धांत टालमी का था। तो ये, और कोपरनिकस ने भी कुछ इस प्रकार का सिद्धांत दिया जैसे केपलर ने दिया है। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है बोला, और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, तो कोपरनिकस का ये कथन है। तो सर्वप्रथम कोपरनिकस महोदय ने इसको प्रतिपादित किया था, ध्यान रखेंगे। सौरमंडल का निर्माण हुआ था तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, ध्यान रखेंगे। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह जो हैं पृथ्वी के सघनतम है। तो पृथ्वी जो हमारा सौर परिवार है, सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक, तो पृथ्वी की जो दोस्तों घनत्व है सबसे ज़्यादा है, वो डेंसिटी सबसे ज़्यादा पृथ्वी की है। घनत्व के आधार पर सबसे पहले नंबर पर पृथ्वी ही आती है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो 2006 में प्लेटो को, जो इससे पूर्व 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी, तो जो प्लेटो था उसको अब ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि वो अन्य ग्रहों की कक्षाओं को काटता था, जिस कारण से अब वर्तमान समय में मात्र 8 ही ग्रह हैं। ठीक, सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं, तो बृहस्पति और शनि। ठीक है, मंगल और यूरेनस, जिसको अरुण कहा जाता है, तो अरुण और मंगल के बीच कौन कौन से ग्रह हैं? एक बृहस्पति है, दूसरा शनि है। ग्रह सूर्य के दूरी के क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। तो सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे नज़दीक सूर्य के बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, यूरेनस यानी कि अरुण, फिर नेपच्यून मीन्स वरुण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं।
पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के बीच मध्य। ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या है? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह ग्रह जो हैं अप्रकाशमान होते हुए भी ये चमकते हैं, क्योंकि सूर्य के कारण ये चमकते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के दिए गए कूट को सही उत्तर कीजिए। तो ये ऑलरेडी ये सुमेलित है, ठीक है। तो ये सब सुमेलित हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। और सौरमंडल का मंदतम ग्रह गति वाला ग्रह वरुण है। और आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति सबसे पहला बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर पृथ्वी है। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पे। गोल्डीलॉक्स जोन यानी कि गोल्डीलॉक्स जोन दोस्तों शब्द का संदर्भ किससे है? तो भूपृष्ठ के ऊपर बास योग्य मंडल की सीमाएं हैं, आवासीय क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? गोल्डीलॉक्स जोन। ये भी पूरे सुमेलित हैं। तो ग्रह यूरेनस ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का है जो कि, और हेली पुच्छल तारा है, और मेराइनर क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है। मेराइनर एक क्या है? कृत्रिम उपग्रह। चलिए नेक्स्ट है सूर्य। तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ध्यान रखेंगे, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और नाभिकीय विखंडन के द्वारा क्या होता है? परमाणु जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा होती है। और नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। हीरक वलय यानी जिसको डायमंड रिंग कहा जाता है एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में, ठीक है। केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग को देखा जाता है। सूर्य ग्रहण होता है तो प्रतिपदा को होता है, ठीक है। न्यू मून डे को सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है, इसको प्रतिपदा भी कहा जाता है, न्यू मून डे। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों केवल अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण दोस्तों क्या कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट है खग्रास यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों, खग्रास सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट है एक खगोलीय एकक यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी कितनी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की? यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है एक खगोलीय की एकक क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही क्या बोला जाता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है दोस्तों? 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ठीक है। 150 गुणा 10⁶ किलोमीटर होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है ये। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखेंगे औसत दूरी है 150.6 की 10⁶ डिग्री 6 किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। ध्यान रखेंगे इसको उपसौर कहा जाता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना, ठीक है। सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है दोस्तों। सूर्य जब पृथ्वी के निकटतम होती है तो 3 जनवरी को होती है, ठीक है। तो उसको उपसौर कहा जाता है। और जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूरी पे होती है तो उसको अपसौर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है तो बुध है दोस्तों। वह 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं। सत्य कथन क्या है? किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष च्युति यानी कि ब्राइटनेस निर्धारित करता है।
चलिए अब शुक्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र को, यानी कि विनस को क्या कहता है, इवनिंग स्टार। वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र को ही भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कथन। तो शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, मानव जीवन यहाँ पे असंभव्य है, यानी कि असंभाव्य है, यहाँ पे मानव जीवन नहीं हो सकता है शुक्र, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक स्तर है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाली ग्रह का नाम क्या है, तो शुक्र ग्रह है। मैगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था शुक्र ग्रह के लिए। मैगलन जो अंतरिक्षयान है वो शुक्र ग्रह के लिए ही भेजा गया था। चलिए अब पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की गोलाकार है, सर्वप्रथम कहा था किसने, अरस्तु महोदय ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ठीक। दूसरा क्या है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये सही गलत है दोस्तों। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है शांत द्रव। भूपर्पट्टी पर बहुयाता में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 17 सेकंड का। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो सूर्य तारा है। और पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन, ठीक है। तो 365 दिन और 25 घंटे, 25 मिनट। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड से। पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है 27.83 किलोमीटर की। पृथ्वी की परिभ्रमण यानी कि ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर, यानी कि 23.5 डिग्री पर। और सत्य कथन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिणी भारत में थुम्बा से गुजरती है। सत्य कथन है ये भी, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। दिन रात जिस कारण से होते हैं, तो परिभ्रमण के कारण होते हैं दिन रात, ठीक। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है किस पे, भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है, ठीक है। तो जब दिन रात अवधि बराबर होती है, तो जो सूर्य की किरणें होती है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पे पड़ती हैं। मौसम बदलने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुकी होना, यह भी कारण है। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। नेक्स्ट है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, तो सबसे अधिक संभावना होगी किस चीज़ की, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ठीक है। 1/4 अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो 1/4 कम हो जाएगी, तो सूर्य जो हमारी वर्ष की अवधि होगी दोस्तों वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23.5 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक। तो सबसे ज़्यादा मरुभूमि पृथ्वी पे होने की संभावना रहती है 23.5 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है। 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं।
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। दोस्तों, जो कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी में पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और जो कारण है वो बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड बना होता है, तो लौ और निकेल का, ठीक है दोस्तों, जो पृथ्वी की संरचना होती है सबसे नीचे वाले भाग को कोर कहा जाता है। तो मेंटल के नीचे जो कोर होता है दोस्तों, जो क्रोड होता है उसमें किस चीज़ की अधिकता होती है, कौन से, तो लौ और निकल तत्वों की यहाँ पे अधिकता होती है। दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब मंगल के बारे में देख लेते हैं, चलिए। तो एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, तो सही है। मंगल के विषय में ये बात कही जा रही है, ठीक है। जो दोस्तों मंगल ग्रह जो है इसके दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव सेम टू सेम पृथ्वी के झुकाव के समतुल्य है। कथन है, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम होती है। ये दोस्तों ये गलत है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो पृथ्वी का व्यास मंगल ग्रह से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है, तो किस वजह से सुसंगत है जीवन की उपस्थिति के लिए मंगल ग्रह पे, तो वहाँ पे बर्फ छत्रकों और हिमशीतत जल की उपस्थिति है, इस वजह से यहाँ पे जीवन की संभावना बनी है। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए अनुकूल है। तो वो कौन से पे, यूरोपा यानी कि बृहस्पति का उपग्रह यूरोपा पे भी जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। दोस्तों यहाँ पे जीवन की संभावना लग रही है, तो यहाँ पे पर्यावरण के लिए जीवन अनुकूल है। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। कब उतरा था ये, तो फिनिक्स मार्स है दोस्तों, फिनिक्स फार्म नहीं है, तो मेरे को सॉरी इसके लिए। तो फिनिक्स फार्म जो था वो महात्मा गांधी जी का था। 1904 को महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में। तो ये है फिनिक्स मार्स मीन्स मंगल के लिए। तो फिनिक्स मार्स जो मार्स लैंडर है मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, तो ये कब उतरा था, 25 मई 2008 को उतरा था। चलिए अब बृहस्पति ग्रह दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्तमान समय पर जो उपग्रह है वो बृहस्पति पे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे पहले शनि पे थे, उससे पहले बृहस्पति पे ही थे, लेकिन शनि पे 82 लगभग उपग्रह हो गए थे। लेकिन वर्तमान समय पे लगभग 90 से 92 के अप्रॉक्स सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो बृहस्पति के हैं वर्तमान समय पर, ठीक है। यानी कि शनि से भी ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति पे देखे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला अभी जो हमारा ग्रह है वो बृहस्पति है, ध्यान रखेंगे, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी गैलीलियो जी ने, और बृहस्पति में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा, बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति है दोस्तों। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला जो ग्रह है वो है वरुण है। बृहस्पति का वलय होता है दोस्तों सिलिकेन-2 का बना हुआ है। जो बृहस्पति का वलय होता है वो सिलिकेन-2 का बना हुआ है, और वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्रमा है बिल्कुल बृहस्पति है। तो ये बिल्कुल सही है। तो शनि ग्रह के बारे में देख लेते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था वो है कौन सा है, तो शनि ग्रह पे कैसिनी जी ने जून 2004 में इस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था। तो शनि ग्रह किस ग्रह से गर्म है, वो है नेपच्यून से। दोस्तों शनि ग्रह जो है वो यानी कि वरुण ग्रह से गर्म है, ठीक है।
टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में। तो सबसे पहला फैक्ट है यूरेनस यानी कि अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है, यानी कि 84 वर्ष में 84 ईयर्स में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है अरुण। जिस ग्रह बौने ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। दोस्तों ये बौना ग्रह है, ये ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया इसके, ये बौना ग्रह है, ठीक है। तो प्लूटो जो है वो एक दीर्घतम चक्र, जो उसका सौर उसका चक्र है, ग्रह का जो वर्ष है दीर्घतम है, सबसे ज़्यादा प्लूटो का ही है वो। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है प्लूटो। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह सौरमंडल का नेपच्यून है, ध्यान रखेंगे। वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है सौरमंडल का। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह वरुण ही है, कभी वरुण कभी यम। तो निक्सा एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो का। तो निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा किसके हैं? प्लूटो के हैं ये। चलिए नेक्स्ट है चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? 1969 में रखा था। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी यानी कि शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पे। चाँद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरा है चाँद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होती है। बिल्कुल गलत है ये। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल ठीक है। चलो कारण क्या है? अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है कारण भी, और कथन कारण का सही व्याख्या कर रहा है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, कारण क्या है भाई? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, जिस वजह से एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते लोग। चंद्र ग्रहण होता है कब? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वह उपस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है, तो पूर्ण चंद्र को चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। फुल मून जिस दिन होता है तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण की स्थिति हो जाती है। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था तो चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू फुल पेरिजी पर होना। नेक्स्ट है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ध्यान रखेंगे। सौरमंडल में चंद्रमा है, पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए सुमेरु था दोस्तों, ग्रह यूरेनस एक ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा हेली, कृत्रिम उपग्रह मैरियान, ये हमने पहले भी देखा था। ब्लू मून परिघटना है जब क्या होता है ब्लू मून दोस्तों? ब्लू मून किस परिघटना को बोलते हैं? जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होता है, तो इस अतिरिक्त पूर्णिमा वाली स्थिति को ब्लू मून परिघटना कहा जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग वाइलैंडर देख लेते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच दोस्तों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच होते हैं। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं और किंतु कुछ का व्यास जो होता है 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ठीक। नेक्स्ट है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह दोस्तों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है? तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाओं यानी कि प्लेटेनाइट
प्लेनेटाइट, जबकि धूमकेतु दोस्तों हिमशीतित गैसों में निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाते। ये इसमें अंतर है। अब धूमकेतु एवं उल्का के बारे में देख लेते हैं। तो पहला फैक्ट है, धूमकेतु की पुच्छ यानी कि उसकी पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि दोस्तों इसलिए दिखती है, उससे सूर्य से परे इसलिए दिखती है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर छिपती हो जाती है। हेलबाब नाम है पुच्छल तारा यानी कि धूमकेतु का, ध्यान रखेंगे। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? वह है बृहस्पति, ध्यान रखेंगे। तो बृहस्पति ग्रह से शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु टकराया था। दोस्तों उल्का है, तो उल्का क्या होती है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुआ द्रव्य का एक अंश है उल्का। तो ये थे दोस्तों आज का हमारा वन लाइनर। जितने उम्मीद करता हूँ ये जितने भी वन लाइनर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे को बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।